चलिए, तो अब मोबाइल की तरफ ध्यान न देकर मैं ध्यान देता हूं डेरिवेशन पर। आज हम बात करने वाले हैं भारत के भौतिक भाग की, भारत के भौतिक भाग की। देखिए, अगर मैं भारत का एक चित्र बनाऊं तो भारत का चित्र इस प्रकार से बनता है, लगभग इस तरह से। ये कच्चा चित्र है। भारत को अगर हम भौतिक भागों की दृष्टि से देखें तो इसे हम लगभग 4 भागों में बांटते हैं, 4 बड़े बड़े भागों में बांटते हैं। और वह 4 भाग कौन से होते हैं उन्हें हम देखते हैं। सबसे पहला जो भाग होता है उसे हम कहते हैं पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र ये 1 नंबर भाग हो जाता है। दूसरा नंबर जो भाग होता है उसे कहा जाता है विशाल मैदान। विशाल मैदान। तीसरा नंबर जो पार्ट होता है उसे कहा जाता है प्रायद्वीपीय पठार। और चौथा रहता है तटीय भाग व द्वीप। ये मोस्ट इंपोर्टेंट 4 भाग रहते हैं जो भारत को भौतिक भागों के अंतर्गत बांटते हैं। अब देखिए, इस भारत के अंतर्गत कौन सा पार्ट कहां पर आता है उसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो भारत का उत्तर वाला भाग है जो आपको यहां से दिखाई दे रहा है, तो ये जो पार्ट है ना, यहां पर पर्वतीय भाग रहता है। और पर्वतीय भाग कौन सा रहता है, तो पर्वतीय भाग रहता है हिमालय का। तो यहां पर हिमालय रहता है। अब ये जो हिमालय है इसकी स्थिति कैसी है, तो यहां से हम देखेंगे हिमालय की स्थिति को। अगर हम देखें तो हिमालय इस तरीके से चलता है, ये चापाकार चलता हुआ और यूं। तो अभी जो हमने हिमालय की जो स्थिति आपको बताई है ना, वह चापाकार है या धनुषाकार है। आप ध्यान से देखोगे तो ये धनुषाकार आपको दिखाई देगा। अब हिमालय का मतलब केवल एक श्रेणी नहीं है। हिमालय के अंतर्गत कुछ भाग बने हुए होते हैं, उनके आधार पर हिमालय को बांटा होता है। जैसे अगर मैं हिमालय की बात करूं तो हिमालय इस प्रकार से दिखाई देता है, यानी कि ये सबसे बड़ा भाग, फिर ये मध्य भाग और इसके बाद में ये छोटा भाग। और इस भाग से पहले भी एक भाग रहता है। तो कहने का मतलब है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और उससे पहले भी एक भाग रहता है ऊपर की ओर। ठीक है, तो उससे क्या कहा जाता है, तो हिमालय के आधार पर सबसे पहला जो भाग होता है उसे कहा जाता है पार हिमालय। पार हिमालय। पार हिमालय के बाद में अब जो फर्स्ट नंबर आता है ना, उसे कहा जाता है वृहद हिमालय। वृहद हिमालय। वृहद हिमालय के बाद में, उसके बाद में सेकंड नंबर आता है तो उसे कहा जाता है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय। अब ये जो मध्य हिमालय है ना, इसी को ही हम लघु हिमालय के नाम से जानते हैं। कई लोग छोटे वाले हिमालय को लघु हिमालय कहते हैं, परंतु ऐसा नहीं होता है। मध्य हिमालय और सबसे लास्ट वाला जो हिमालय है वह है शिवालिक। शिवालिक। तो इस प्रकार से सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वह होता है पर्वतीय क्षेत्र। और पर्वतीय क्षेत्र को हम 4 भागों में बांट देते हैं। पार हिमालय, इसको हम ट्रांस हिमालय भी कहते हैं। पार हिमालय, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। अब ये प्रारंभ कैसे होता है, तो ये प्रारंभ ऊपर से होता है। पार हिमालय, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। अब इसके अंतर्गत एक चीज हमको ध्यान में रखनी है कि इसमें जो सबसे पहला जो पार्ट है ना, ये वाला हमारे भारत के अंतर्गत आने वाले हिमालय का पार्ट नहीं है। ये यूरेशियन प्लेट का भाग है। यानी कि ये जो हिमालय की उत्पत्ति हुई है, इसकी उत्पत्ति अलग हुई है और उसकी उत्पत्ति अलग हुई है। फिर भी इसे हम पार हिमालय के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ चीजें हमें जानकारी में रखना है। अब हिमालय के बारे में अगर कुछ हम बातें देखें तो हिमालय की अगर हम यहां से लेकर यहां तक की लंबाई को देखें ना इस तरीके से, तो इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर रहती है। कितनी रहती है? 2500 किलोमीटर रहती है। 2500 किलोमीटर के साथ में अगर हम ये क्षेत्र को देखें ना कि कितना क्षेत्र ये घेरा हुआ है, तो ये क्षेत्र लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर रहता है। कितना रहता है? 5 लाख वर्ग किलोमीटर रहता है। इस तरीके से ये इसका क्षेत्रफल और इसकी लंबाई हो जाती है। हिमालय की बहुत सारी बातें हैं जो पढ़ने योग्य है। जैसे अगर मैं बात करूं कि हिमालय यहां से मुड़ता है, आपने देखा होगा यहां से भी दक्षिणावर्त होता है, यहां से भी दक्षिणावर्त होता है। तो यहां पर एक चोटी बनती है, यहां पर एक चोटी है। इस चोटी को नामचा बरवा पर्वत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नामचा बरवा। नामचा बरवा पर्वत कहा जाता है। और एक चोटी यहां भी बनती है और इसको नंगा पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? नंगा पर्वत कहते हैं। तो इस प्रकार से हिमालय नंगा पर्वत यानी कि पश्चिम में नंगा पर्वत और पूर्व में नामचा बरवा पर्वत की तरफ से दक्षिणावर्त हो जाता है, यानी कि नीचे की ओर चला जाता है। और ये क्वेश्चन 50 बार आया हुआ है। ठीक है, तो यहां से ये मुड़ गया। अब कुछ चीजें और ध्यान रखना
यहां से जो हिमालय का पार्ट है ना, एक तो ये जाता है इस तरीके से पाकिस्तान में। कहां जाता है? पाकिस्तान के अंतर्गत जाता है। जैसे माना कि हम थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, यहां पर ग्रीन कलर कर देते हैं, तो ये गया पाकिस्तान की तरफ। तो अब ये जो पाकिस्तान वाली चोटी है ना हिमालय की, हिमालय का वह पार्ट जो पाकिस्तान में चला जाता है, ये जो पार्ट है ना, इसको हम कहते हैं सुलेमान श्रेणी। सुलेमान श्रेणी कहते हैं, ठीक है। और इसी हिमालय का एक भाग कहां चला जाता है? ये चला जाता है अफगानिस्तान में। कहां जाता है? अफगानिस्तान में। और यहां इसे हिंदू कुश कहते हैं, हिंदू कुश पर्वत कहा जाता है। इसे पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत श्रेणी और अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वत श्रेणी कहा जाता है। अब देखो, यहां से नामचा बरवा से ये दक्षिणावर्त हो रहा है, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये म्यांमार देश में जा रहा है। कहां जा रहा है? म्यांमार, जिसे बर्मा कहा जाता था। तो म्यांमार में ये जो श्रेणी है, ये वाली श्रेणी जो म्यांमार में जाती है, इस म्यांमार की इस श्रेणी को क्या कहा जाता है? अराकान योमा। अराकान योमा के नाम से इसे जाना जाता है। और आप सबको एक जानकारी और दे दूं, यही श्रेणी पानी में डूब जाती है और डूबने के बाद में नीचे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में बाहर निकलती है। तो कहने का मतलब है ये सारे द्वीप वगैरह इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो आप देखेंगे कि ये श्रेणी इस तरीके से घूमती हुई रहती है और यहां नीचे की ओर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत निकल जाती है। तो इस तरीके से ये पूरा हिमालय आपके सामने रहता है। हिमालय की तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम कर सकते हैं। जैसे अगर हम बड़ी बड़ी चोटियों की बात करें तो नामचा बरवा यहां से शुरू हो जाता है, ठीक है। कंचनजंगा हो जाता है, मकालू हो जाता है, एवरेस्ट हो जाता है, मसालू हो जाता है ना, धौलागिरी हो जाता है, अन्नपूर्णा हो जाता है। ये सारी इसकी बड़ी बड़ी चोटियां जिनके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो सारी चीजें हम क्लियर करेंगे। तो कम समय में हम थोड़ा सा स्पीड में लेते हैं ताकि सारी चीजें हमारे सामने क्लियर हो जाए। तो ये तो होगी पर्वत श्रृंखला। तो इसमें पहला पार्ट है हमारा पर्वतीय क्षेत्र, लगभग पूरा हो जाता है। सारी चीजें तो मैं नहीं बता रहा हूं, परंतु लगभग यहां पूरा हो जाता है। फिर सेकंड नंबर क्या आता है? विशाल मैदान आता है। अब विशाल मैदान में क्या होता है? विशाल मैदान यानी कि पर्वतों से जैसे ही हम नीचे आते हैं ना, पर्वतों से नीचे आते ही कंक्रीट शुरू हो जाती है, जिसे भाबर क्षेत्र कहते हैं। भाबर क्षेत्र के बाद में तराई क्षेत्र, फिर नदियां बहती है, नदियों द्वारा जो जलोढ़ होता है वो फैलाया जाता है। इस प्रकार से ये पूरा पार्ट है, यानी कि पर्वत से नीचे वाला पार्ट, ये विशाल मैदान की श्रेणी में आ जाता है। विशाल मैदान की श्रेणी में आ जाता है। तो विशाल मैदान लगभग 2400 किलोमीटर ऐसे क्षेत्र के अंदर फैला हुआ है, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा विशाल मैदान में आता है। अब इसके भी उपभाग होते हैं, जैसे राजस्थान का भाग हो जाता है तो राजस्थान में मरुस्थल वगैरह आ जाता है, पंजाब का भाग हो जाता है। फिर इसके बाद में थोड़ा आगे जाने पर गंगा के मैदान हो जाते हैं, ऊपरी मैदान, मध्य मैदान, दक्षिणी मैदान, गंगा के मैदान ऐसे काउंट होते हैं। फिर आगे जाने पर भी ये जो डेल्टा वगैरह उसके मैदान काउंट होते हैं। तो ये सारे मैदानी भाग के अंतर्गत आता है। और एक चीज और ध्यान रखना, तो पूरे भारत में जितने भौतिक प्रदेश है ना, उसमें सबसे ज्यादा 43.2% भाग मैदानी भाग का है। तो ऐसा कोई प्रश्न आता है तो सर्वाधिक भाग किसका हो जाता है? मैदानी भाग का हो जाता है। तो ये दूसरा नंबर हो जाता है। फिर आता है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत ये जितना भी क्षेत्र है ना, ये वाला पूरा क्षेत्र, ये सारा प्रायद्वीपीय पठार के रूप में देखा जाता है। अब ये है प्रायद्वीपीय पठार। अब प्रायद्वीपीय पठार में बहुत सारी चीजें जानने के लिए, अगर हम प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो ये ज्वालामुखी से बना, यानी कि लावे से बना हुआ एक कठोर धरातल है, जिसे हम प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जानते हैं, प्रायद्वीपीय पठार के नाम से। अब प्रायद्वीपीय जो पठार है ना, उसके अंतर्गत बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पठार है जो इसके अंतर्गत समाहित होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि कौन कौन से पठार हो सकते हैं। तो देखिए, आप सबको पता है यहां पर एक पठार रहता है जिसे हम क्या कहते हैं? मालवा का पठार कहते हैं। तो अब ये मालवा का पठार हो गया, मालवा का पठार हो गया। मालवा के पठार से थोड़ा सा आगे हम जाते हैं ना, तो यहां पर आपको एक पठार देखने को मिलता है इस तरीके से। ये जो पठार है ना, इसको कहा जाता है बुंदेलखंड का पठार। किसे क्या कहा जाता है? बुंदेलखंड का। अब बुंदेलखंड में कौन आता है? तो यूपी प्लस एमपी, ये इसके अंदर शामिल होता है। तो ये बुंदेलखंड का पठार हो जाता है। बुंदेलखंड के थोड़ा सा आगे जाने पर अगर हम और आगे की ओर देखें यहां पर, तो यहां पर एक पठार आ जाता है और इस पठार को बघेलखंड का पठार कहते हैं। बघेलखंड का पठार कहते हैं। तो मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, और थोड़ा सा आगे जाने पर, मतलब ये जो हिस्सा है इस तरफ, यहां पर जो पठार आता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार कहते हैं। अब छोटा नागपुर से नीचे की ओर अगर हम जाएंगे ना, तो एक और पठार यहां पर हमें देखने को मिलता है इस तरीके से। इसे कहते हैं दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार कहा जाता है। दंडकारण्य पठार से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहां पर एक पठार आता है, इसको हम कहते हैं दक्कन का पठार।
क्या कहते हैं हम, दक्कन का पठार कहते हैं। ये दक्कन का पठार हो गया। दक्कन के पठार से नीचे का पार्ट है उसको हम कहते हैं कर्नाटक का पठार। अब ये जो पार्ट है ये कर्नाटक के अंतर्गत है, तो इसे हम कर्नाटक का पठार कहते हैं, कर्नाटक का पठार के रूप में जानते हैं। कर्नाटक के बाद में यहां पर जो पठार आता है इस तरीके से, इसको हम तेलंगाना का पठार कहते हैं, तेलंगाना का पठार। तो कहने का मतलब है कि पठार के उप भाग हो जाते हैं जिनको इन तरीके से हम पढ़ सकते हैं, इन तरीके से पढ़ा जा सकता है। बहुत सारी ऐसी बातें आती है, जैसे अब ये छोटा नागपुर का पठार है तो यहां से दामोदर नदी निकलती है और छोटा नागपुर को भी दो भाग में बांट देती है। अब जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हजारीबाग का पठार, नीचे वाला जो पार्ट है उसको हम रांची का पठार कहते हैं। इसी तरीके से आपने बस्तर का पठार ये सुना होगा, तो बस्तर का जो पठार है ना, वो ये वाला जो पठार है ना दंडकारण्य, इसका दक्षिणी भाग बस्तर का पठार कहलाता है, जो टीम के लिए बहुत ज्यादा फेमस रहता है। तो ये सारे पठारी क्षेत्र है, खनिज की दृष्टि से बहुत ज्यादा उपयोगी, क्योंकि ज्वालामुखी के लावे से बने हुए हैं, तो ज्वालामुखी के सारे खनिज तत्व इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारे पठारी भाग हो गए। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि हमारे पठार भी क्लियर हो जाते हैं। फिर हम बात करते हैं तटीय भाग। तटीय भागों का अर्थ क्या होता है, यहां हम तटीय भागों को देखें ना, तो ये सारे जो समुद्र के पास वाले भाग है ना, इसको हम तटीय भाग या तटीय मैदान कहते हैं, या इसको हम घाट भी कहते हैं। तो कहने का मतलब है ये पश्चिम की तरफ है, तो ये सारा पार्ट है, ये सारा पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट कहते हैं, पश्चिमी घाट कहते हैं। अब ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पूर्वी घाट, पूर्वी घाट। तो इस तरीके से ये तटीय भाग, इसके अलावा जितने भी द्वीप है वो, ये सब मिलके चौथा पार्ट बनाते हैं। एक और मैं स्लाइड लेता हूं, उसमें थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करता हूं। जैसे अगर मैं केवल इसके दक्षिणी भाग को लूं और यहां पर मैं देखूं, तो इस तरीके से ये वाला जो घाट है, यहां से ये वाला जो घाट है, ये घाट पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है, पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। परंतु इसको हम एक और नाम से कहते हैं सह्याद्री पर्वतमाला। आपने सुना होगा सह्याद्री पर्वतमाला, इसी को सह्याद्री पर्वतमाला कहते हैं। और हिमालय के बाद में सबसे लंबी श्रृंखला ये है, और ये कितनी है, ये 1600 किलोमीटर है। कितनी है, 1600 किलोमीटर। अब ये कहां से शुरू होती है, तो ये तापी का जो मुहाना वहां से शुरू होकर और नीचे कन्याकुमारी तक चलता है, ये सारी सह्याद्री पर्वतमाला है। ठीक है। अब ये जो सह्याद्री पर्वतमाला है ना, ये कगार है ना, कगार यानी कि अफ्रीका से अलग हुआ था, इस कारण से ये कगार है। तो यहां पर ज्वार नद मुख बनते हैं, क्या बनते हैं, ज्वार नद मुख बनते हैं, जबकि यहां डेल्टा नहीं बनते हैं, डेल्टा बनते हैं इधर। अब ये वाला जो भाग है ना, इसको हम कहते हैं पूर्वी घाट, पूर्वी घाट कहते हैं। अब ये जो पूर्वी घाट है ना, यहां पर बनते हैं डेल्टा। डेल्टा और ज्वारनद मुख के बारे में पूछा जाता है कि कौन से घाट की तरफ डेल्टा बनता है, कौन से घाट की तरफ ज्वारनद मुख कहते हैं। इसे हम एस्चुरी के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके से इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। अब देखिए कुछ चीजें मैं और बताता हूं आपको। ये जो पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट, ये एक स्थान पर मिलते हैं यहां। अब ये क्या, एक गांठ है, इसको और इसको मिला देती है, और इस गांठ का नाम है नीलगिरी गांठ, नीलगिरी की गांठ। ठीक है ना, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, इन सब का मिक्सअप ये गांठ है, जहां पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिल जाते हैं। तो एक प्रश्न ये भी बनता है कि पूर्वी घाट पश्चिमी घाट कहां मिलते हैं, नीलगिरी की गांठ पर। अब ये नीलगिरी की गांठ की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाती है, तो उसका नाम है दोदा बेटा। याद रखना, दोदा बेटा हमेशा एक प्रश्न बनता है इसका, कि दोदा बेटा एक प्रश्न रहता है कि किस की सबसे ऊंची चोटी है, तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। जबकि ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची नहीं है, क्योंकि सबसे ऊंची इसके नीचे एक और गांठ आती है, छोटी सी गांठ होती है, उसको कहते हैं अन्नाई मुद्दी या अन्ना मलाई कह दो। तो अन्ना मलाई एक गांठ है, उसके नीचे अन्नाई मुद्दी करके एक चोटी है, वो सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। ठीक है, तो ये हमने घाट पढ़ लिए, इसके अलावा प्रायद्वीपीय भाग पढ़ लिए, मैदान पढ़ लिए और कुछ चीजें पढ़ ली। अब कुछ एक पहाड़ियां, उनके बारे में मैं आपको नॉलेज दे देता हूं, उसके बारे में भी क्वेश्चन आता है। जैसे अरावली पर्वतमाला, हम राजस्थान से है तो हम सबको पता है कि अरावली पर्वतमाला इस तरीके से बनी हुई है, तो इसे कहा जाता है अरावली पर्वतमाला। अब इसकी लंबाई चौड़ाई वगैरह हम सब कभी क्लास में पढ़ेंगे। अरावली पर्वतमाला से नीचे की ओर आने पर यहां पर महाराष्ट्र के अंदर इस तरीके से एक पर्वत श्रेणी है, इसको कहा जाता है विंध्यान श्रेणी, या इसको विंध्यांचल पर्वत, आपने सुना होगा, विंध्यांचल पर्वत इसको कहा जाता है। अब ये जो विंध्यांचल पर्वत का पूर्वी भाग है ना, भांडेर या कैमूर के नाम से जाना जाता है। ये हो गया भांडेर, ये हो गया कैमूर, तो इस नाम से इसको जाना जाता है। विंध्यांचल के जस्ट नीचे की ओर एक और पर्वत श्रेणी रहती है, इसको कहा जाता है सतपुड़ा,
सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। अब सतपुड़ा और विंध्याचल यानी कि इनके बीच से एक नदी बहती है जिसका नाम है नर्मदा, और सतपुड़ा के दक्षिण में एक और नदी बहती है, इसका नाम है तापी। तो नर्मदा और तापी के मध्य में सतपुड़ा पर्वतमाला है, तो एक भ्रंश पर्वत के रूप में, यानी कि इधर भी नदी बीच में पर्वत है, तो इसे हम ब्लॉक पर्वत के नाम से जानते हैं। यानी कि सतपुड़ा जो पर्वतमाला है वो ब्लॉक पर्वत के नाम से जानी जाती है। जैसे जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट है ना, इसी तरीके से ये ब्लॉक पर्वत के नाम से जानी जाती है। तो यही चीजें हैं, कुछ एक आगे भी है इसके पार्ट, यानी प्रायद्वीपीय भाग के कुछ आगे भी है। अगर हम बात करें तो एक पठार आता है जिसको हम शिलोंग का पठार कहते हैं। शिलोंग का पठार, शिलोंग का पठार दो भागों में कन्वर्ट रहता है ऐसे, यानी कि एक पार्ट है ना ये वाला आता है मेघालय, और ये वाला जो पार्ट आता है ये आता है असम। क्या आता है? असम। अब मेघालय और असम के अंतर्गत यहां पर 1, 2 और 3 चोटियां, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है गारो, इसे कहा जाता है खासी, इसे कहा जाता है जयंतिया। ये कहां पर आ गई? गारो, खासी, जयंतिया, ये आ गई मेघालय में, शिलोंग के पठार के अंदर उपस्थित है। तो अब ये जो खासी है ना, इस पे 2 चोटियां हैं। कौन सी है? मानसिन राम और चेरापूंजी। तो सबसे ज्यादा जो बारिश होती है ना वो इसी के ऊपर होती है। कहां? शिलोंग के पठार में, मेघालय में, खासी पर, मानसिन राम में, है ना। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। अब पीछे असम है ना, तो यहां भी 2 चोटियां, एक का नाम है मिकिर, एक का नाम है रेंगमा, ठीक है। तो ये भारत के बारे में कुछ बातें थी, बहुत स्पीड में मैंने बताई है ताकि आपको एक साथ भारत के बारे में बहुत तरीके से बता दिया जाए, तब आपके माइंड में रहे कि भारत के इन चीजों से प्रश्न बन सकते हैं और यहां से पूछा जा सकता है। तो थोड़ी सी स्पीड में रखी है। अब ये जो सारी चीजें हैं ना, ये कम से कम 1 महीना लगता है इनको क्लियर करने में, क्योंकि ये इतने डीपली है, परंतु हमने अभी 10, 15 या 20 मिनट के अंदर इसको लिया है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम करेंगे तो हमें और भी बातें समझ में आ जाएगी कि ये क्या क्या चीजें हैं। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो एक बार ले लीजिए, उसके बाद में मैं शुरू करता हूं आगे। इसका भी ले लीजिए।